हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी पार्ट थर्ड का पेपर 6 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें जो है हम 2018 और 20 का एक्सप्लेनेशन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, और बताए हुए हैं कि कैसे एक्सप्लेनेशन सॉल्व करना है। एक्सप्लेनेशन जो है आपको 3 एक्सप्लेनेशन आता है पेपर 6 में। पहला पोइट्री वाले सेक्शन से आएगा, सेकंड जीबी शॉ की प्ले कैंडिडा से, थर्ड जो आपको है ए पैसेज टू इंडिया से। इन तीनों से कंफर्म रहेगा और एक्स्ट्रा में एक एक्सप्लेनेशन आपको या तो आपको व्हाट आई बिलीव से दे दे, द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट से दे दे, या चैलेंज ऑफ आवर टाइम। इन तीनों में से किसी एक से रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2018 का एक्सप्लेनेशन सॉल्व करते हैं। पोएट्री वाला एक्सप्लेनेशन पहले हम लोग देखेंगे। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग। तो ये जो लाइन है इस तरीके से शुरू है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो हम आगे लिखे हुए हैं। आगे है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम डब्ल्यू बी इट्स फेमस पोएम द सेकेंड कमिंग। जो ये लाइन है वो डब्ल्यू इट्स के फेमस पोएम द सेकेंड कमिंग से ली गई है। डब्ल्यू बी इट्स वॉज एन आयरिश पोएट। डब्ल्यू बी इट्स एक आयरिश पोएट थे, ड्रामाटिस्ट एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट इट मीन्स सबसे महत्वपूर्ण फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। 20th सेंचुरी लिटरेचर के महत्वपूर्ण फिगर के रूप में भी जाने जाते हैं। इट वॉज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ एबी थिएटर। एबी थिएटर के फाउंडर के रूप में भी जाने जाते हैं। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1923 में डब्ल्यू बी इट्स को क्या नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। ये ध्यान रखेगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एबी थिएटर वाला और ये इनको नोबेल प्राइज जब मिला। दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1920। इस पोएम को पहली बार 1920 में पब्लिश करवाया गया था। ए ईयर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के एक साल बाद। द ग्रेट वॉर, जिसको कि द ग्रेट वॉर भी बोला गया है वर्ल्ड वॉर वन को। इन विच, जिसमें कि मिलियंस ऑफ यूरोपियन डाइड, बहुत सारे यूरोपियन की मृत्यु हो जाती है। एंड द पोएम इज टेरिफाइंग प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर वायलेंस। और जो ये कविता है द सेकेंड कमिंग, वो क्या है ना, एक टेरिफाइंग प्रेडिक्शन। टेरिफाइंग इट मीन्स एक भयावह भविष्यवाणी है, भयानक भविष्यवाणी ऑफ फ्यूचर वायलेंस की। फ्यूचर में क्या क्या वायलेंस, क्या क्या हिंसा होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम ये वाला लाइन डाले हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टांजा अगर आपको द सेकेंड कमिंग से आ जाए, जो कि हम आपको बार के लिए आपको इंपॉर्टेंट बताएं, तो आप ये सेक्शन स्टार्टिंग का सेक्शन सेम रख सकते हो, और ये सेकेंड वाले लाइन सेक्शन में भी ये डाल रखे तो सेकेंड वाला सेक्शन भी आप सेम रख सकते हो। कोई भी लाइन एक्सप्लेन करने आ जाए अगर आपको द सेकेंड कमिंग से, ठीक है। इट हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल। इस पोएम को फ्री वर्स स्टाइल में लिखा गया। एंड द थीम ऑफ दिस लाइन्स, और इन लाइन्स का जो थीम है वो है वॉर, युद्ध है, अनाकी, अराजकता, मतलब जो हर जगह हिंसा दिखाना। स्पिरिचुअल रिजनरेशन, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक सुधार। एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एक और जो समाज में बदलाव आया, तो वो सब जो है इस पोएम का मेनली थीम है, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो पेज हम लिख रखे हैं, वो कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए द सेकेंड कमिंग से, वो बिल्कुल आप सेम रखोगे। सेकेंड हम बीच वाले लाइन का एक्सप्लेनेशन लिख रखे हैं, जो लाइन आपको दिया हुआ है। दिस लाइन्स आर द फर्स्ट 3 लाइन ऑफ द पोएम। ये लाइन जो है पोएम का पहला 3 लाइन है। थ्रू दिस लाइन्स, इस लाइन्स के जरिए द पोएट एक्सप्लेन्स, द पोएट जो है कवि एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर इन आयरलैंड की। कैसे ना पूरा डिसऑर्डर, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं चारों तरफ हिंसा फैली हुई है, चारों कोई भी चीज लॉ में नहीं है, कहीं भी कुछ कानून फॉलो नहीं हो रहा है, तो चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। कहाँ? आयरलैंड में। द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं द टाइम पासिस वेरी फास्ट, कि टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। एंड द व्हील ऑफ टाइम ऑल्सो मूव फास्ट, और जो समय का पहिया है वो भी बहुत तेज चल रहा है। इट चेंजेस रैपिडली, यह बहुत तीव्र गति से चेंज हो रहा है, बदल रहा है। द पोइट फर्दर सेज, फिर पोइट आगे कहते हैं द फाल्कन, जो फाल्कन है, डज नॉट हियर द फाल्कनर, वो फाल्कनर का नहीं सुन रहा है। हियर, यहाँ पे फाल्कन इज ए स्मॉल बर्ड ऑफ प्री, शिकार करने वाला छोटा बर्ड है। एंड फाल्कनर इज ए ट्रेनर ऑफ बर्ड, और जो फाल्कनर है वो क्या है? फाल्कन का ट्रेनर है। हु ट्रेस द फाल्कन, जो कि फाल्कन को सिखाया है। इन आर्ट ऑफ प्रीइंग, मतलब शिकार करने की कला फाल्कन को फाल्कनर सिखाया है। और हु, और जो है गिव्स द ट्रेनिंग ऑफ प्रीइंग, और जो क्या है ना कि ट्रेनिंग दिया हुआ है, एक तरह से अभ्यास करवाए हुए हैं शिकार करने का, टू द फाल्कन, ठीक है। तो फाल्कनर को इस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो फाल्कनर को ट्रेनिंग दिए हुए हैं, शिकार करने का तरीका बताए हुए हैं। बट नाउ, लेकिन जो अब है, द फाल्कन इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ हिज ट्रेनर, तो जो फाल्कन के ऊपर है ना, फाल्कनर का भी कंट्रोल नहीं रहा है। मतलब इट मीन्स जो गवर्नमेंट जो सारा कुछ फिक्स करती है किसी भी कंट्री में, तो जो बातें हैं, जो मतलब सिचुएशन है, वो अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं रहा है। गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी सारा कुछ बाहर होता जा रहा है। कुछ ऐसा सीन इस पोएम्स के थ्रू, इस लाइन्स के थ्रू जो है डब्ल्यू बी इट्स एक्सप्रेस करते हैं, व्याख्या करते हैं। अब आगे 10, ये लाइन भी आप सेम रख सकते हो अगर आपको द सेकेंड कमिंग से आता है एक्सप्लेनेशन, तो ये नीचे वाला लाइन
दस इस प्रकार द पोएट वांट्स टू से, पोएट कहना चाहते हैं दैट द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल इन आयरलैंड, कि आयरलैंड में जो सिचुएशन है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, स्थिति किसी के हाथ में नहीं है। देयर इज ए स्टेट ऑफ अनार्की, हर जगह अनार्की, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अराजकता फैली हुई है। एवरीवेयर इन द कंट्री, पूरे कंट्री में अराजकता, इट मीन्स हिंसा फैली हुई है, ठीक है। तो ये द सेकेंड कमिंग का हो गया। अब हम 2018 का दूसरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि आपको शुरू होगा वर्ड पासिंग बेल्स फॉर दोज करके। तो शुरू करते हैं ये वाला। तो इसको लिखना है आपको, दिस पोइटिक लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विल्फ्रेड अवन्स पोएम एंथम फॉर डोमड्यूथ। तो ये पोइटिक लाइन जो कविता की लाइन है वो एंथम फॉर डोमड्यूथ जो कि विल्फ्रेड अवन की पोएम है उससे ली गई है, जो कि आपकी बार के लिए आपको इंपॉर्टेंट भी हम बताए हैं। इट इज ए फेमस वॉर पोएम, यह काफी फेमस प्रसिद्ध वॉर पोएम है। एंड अवन रोट, और अवन लिखे हुए हैं वाइल रिकवरिंग फ्रॉम सेल शॉक इन ए स्कॉटिश हॉस्पिटल। इस पोएम को अवन तब लिखे हुए जबकि वो स्कॉटिश हॉस्पिटल में थे और रिकवर कर रहे थे सेल शॉक से। सेल शॉक क्या होता है ना, जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है, ठीक है। क्योंकि विल्फ्रेड अवन ना खुद सैनिक थे, खुद सोल्जर थे युद्ध में, तो इस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब थे। वर्ल्ड वॉर 1 को देख के ट्रॉमा से गुजर रहे थे अंदर, मतलब उनके बहुत सफरिंग था, कष्ट था अपने मतलब सोल्जर को मरते हुए देख के युद्ध को देख के। तो यही सेल शॉक से रिकवर करते टाइम इस पोएम को लिखे। इट इज ए पोएम अबाउट द वेस्ट ऑफ मैनी यंग मैन। यह पोएम है किसके बारे में, कि कैसे यंग मैन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो यंग मैन बहुत सारे अपना जीवन खो देते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसके बारे में ये पोएम है। द पोएम इज रिटन इन फॉर्म ऑफ सोनेट, पोएम को सोनेट के फॉर्म में लिखी गई है। अवन वांटेड टू डिपिक्ट द ब्रूटल एंड पॉइंटलेस नेचर ऑफ वॉरफेयर। तो अवन जो है डिपिक्ट, इट मीन्स व्याख्या करना चाहते हैं ब्रूटल, कि किस तरह निर्दयी होता है, एंड पॉइंटलेस और बेसहीन होता है, कोई पॉइंट ही नहीं है, नेचर ऑफ वॉरफेयर, मतलब जो युद्ध होता है तो वो किस तरह से बेसलेस होता है, ब्रूटल होता है, मतलब निर्दयता से भरा होता है, ये चीज एक्सप्रेस करते हैं। तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ और सेकेंड वाला पैराग्राफ अगर आपको एंथम डोम से आता है एक्सप्लेनेशन तो सेम रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ आप देख लिया, अब सेकंड वाला पैराग्राफ देखते। तो ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है ना, तो कोई भी अगर विल्फ्रेड अवन की कविता आ जाए, कोई भी मोस्टली युद्ध वाला कविताएं लिखे, तो आप ये सेकंड वाला पैराग्राफ उसमें लिख सकते हो। तो सेकंड वाले पैराग्राफ में हम विल्फ्रेड अवन के बारे में कुछ मेन चीज़ें डिस्कस किए हुए। जैसे अगर हम 2020 की बात करें ना, तो 2020 में भी स्ट्रेंज मीटिंग जो है विल्फ्रेड अवन का दिया हुआ है, जिसमें कि हम नीचे वाला एक्सप्लेनेशन सेम वही लिखने बोले हैं कि ये आप लिख सकते हो। तो विल्फ्रेड अवन की कोई भी कविता आ जाए, एंथम फॉर डोमड्यूथ आ जाए या स्ट्रेंज मीटिंग आ जाए वॉर पोइट्री से रिलेटेड, तो आप ये वाला स्टांजा सब में यूज कर सकते हो। Wilfred Owen was the most brilliant and promising poet of all the young who were killed in the First World War। तो विल्फ्रेड ओवन जो है ना सबसे ब्रिलियंट और प्रॉमिसिंग पोएट है उतने उन लोगों में से जो जिनकी मृत्यु वर्ल्ड वॉर 1 में हुई थी, मतलब सबसे फेमस सबसे अच्छे पोएट के रूप में जाने जाते हैं। बट ही ओनली बिकेम नोन आफ्टर हिज डेथ, लेकिन वो जब जाने गए कब, अपने मृत्यु के बाद जाने गए। ही रोट मैनी पोएम्स अबाउट वॉर, वो ढेर सारा पोएम लिखे हैं युद्ध के बारे में। बट ही हैज किल्ड ए वीक बिफोर द वॉर एंडेड, मतलब जो युद्ध खत्म होने वाला था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उससे एक वीक पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। इन 1920 में अवन्स बेस्ट फ्रेंड, अवन का जो बेस्ट फ्रेंड है पोएट साइगफ्रेड सेशन की भी पोएम काफी फेमस रही है वॉर पोइट्री के रूप में, कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड ऑल ऑफ अवन्स वॉर पोएम। तो अवन की मृत्यु के बाद अवन अपनी लाइफ टाइम में कविता लिखे, बट किसी को पता नहीं था कि ये पोएट है ना, वो फेमस थे अपने वर्क के लिए। तो अवन की मृत्यु जब युद्ध खत्म होने के एक सप्ताह पहले हो गई, तब साइगफ्रेड सेशन क्या किया, अवन की सारी कविताओं को पब्लिश करवाए। तो अब आगे जो है वो बीच वाला सेक्शन है, मिडिल वाला सेक्शन है, जो कि आपको हर पोएम के स्टांजे के लिए अलग अलग लिखना है। तो शुरू करते हैं। दिस आर द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम, ये जो लाइन्स है जो हम लोग को एक्सप्लेन करने बोला गया है वो भी इस पोएम की पहली 3 लाइन है एंथम फॉर डोमड्यूथ की। इन दिस लाइन्स, इस लाइन्स में द पोएट टॉक्स अबाउट द सन्स, हस्बैंड एंड फादर्स हु हैव फॉलन प्री टू द वैग्रेज ऑफ वॉर। तो इस लाइन में ना पोएट किसके बारे में बात करते हैं, बेटों के बारे में, हस्बैंड पतियों के बारे में, फादर्स के बारे में जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शिकार हो चुके। दिस लाइन्स डील्स विद द आइडिया ऑफ डेथ ऑफ सोल्जर, ये लाइन जो है मतलब व्याख्या करती है कि कैसे सोल्जर्स का, सैनिकों का डेथ होती है, मृत्यु होती है, एंड हाउ द सैड न्यूज रीचेज हिज फैमिली, और कैसे ये सैड न्यूज उनके फैमिली तक पहुंचती है। विल्फ्रेड अवन वॉज हिमसेल्फ ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, विल्फ्रेड अवन खुद वर्ल्ड वॉर 1 के पार्ट रहे हैं एंड हैड विटनेस्ड, और इसके गवाह रहे हैं कि हाउ यंग पीपल फॉल प्री ऑफ डेथ विदाउट नोइंग द रीजन फॉर विच दे हैड बीन फाइटिंग, मतलब कैसे वो बोलते हैं कि मतलब खुद भी पार्ट रहे हैं, एक सैनिक के रूप में रहे वर्ल्ड वॉर 1 में, और फिर आगे वो इस चीज़ के गवाह रहे हैं कि कैसे लोग अपना जान दे देते हैं, वर्ल्ड वॉर का शिकार हो जाते हैं। तो जो युद्ध में है वैसे सैनिक जो युद्ध का कारण भी नहीं जान रहे हैं कि किस कारण की वजह से युद्ध हो रहा है,
वो क्या करते हैं, युद्ध में अपनी जान दे देते हैं। तो उन्हीं सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे, द सोल्जर्स डाई विदाउट गेटिंग टू हियर द बेल्स ऑफ हेवन एज द साउंड ऑफ गन्स आर टू लाउड। तो जो सोल्जर्स हैं युद्ध में मरते हैं वो बिना हेवन के साउंड के को सुने मर जाते हैं। हेवन के साउंड इट मीन्स उनको उनका दाह संस्कार भी नहीं हो पाता है। ऑफ द गन्स आर टू लाउड, तो यहाँ बताया गया क्योंकि वहाँ जो है ना साउंड्स, जो युद्ध के मैदान में जो है ना गन्स का जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है, इस वजह से उनको हेवन का साउंड इट मीन जो अगर हम बोले तो उनको दाह संस्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता है जो सोल्जर्स मरते हैं। दे डाई फ्रॉम बुलेट्स और बॉम्ब। वो किससे मरते हैं, मेनली बुलेट से या तो बॉम्ब से मरते हैं इन वॉर फील्ड, युद्ध के मैदान में। वेयर दे आर सराउंडेड बाय अदर रॉटन कॉर्प्सेस, जो कि जहाँ पे वो घिरे होते हैं दूसरे रॉटन इट मीन सड़े हुए कॉर्प्सेस इट मीन लाशों से। तो यहाँ पे पोइट बोलते हैं कि मतलब बहुत सारे जो सैनिक हैं वो मारे जाते हैं जिनको दाह संस्कार भी नहीं मिल पाता युद्ध में। तो उस सिचुएशन की व्याख्या करते हैं। इस वजह से जो है सोल्जर हैं उस टाइम के एक मेंटली मतलब टॉर्चर हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, ट्रॉमा से गुजरते थे ऐसे सब दृश्य को देख के। अब आगे लास्ट वाला सेक्शन, तो लास्ट वाला सेक्शन जो लिख रखे हैं ना तो वो भी है कि कोई भी पोयम आ जाए आपको वॉर के बारे में, युद्ध के बारे में, तो आप लिख सकते हो क्योंकि वो हम मेनली युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए हैं ये लास्ट वाला सेक्शन। दस इस प्रकार द पोएम पावरफुल्ली कन्वे द आर्ग्यूमेंट दैट वॉर इज फ्यूटाइल। तो पोएम जो हम लोग को पावरफुल्ली ये चीज बताती है कि कैसे वॉर जो है ना फ्यूटाइल है, निरर्थक है, व्यर्थ है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉलोड बाय एन इवन मोर डिजास्टर्स द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सबको पता चला कि बहुत ज़्यादा लोग मारे गए इसमें, लेकिन उसके बाद भी उससे भी ज़्यादा विनाशकारी डिजास्टर्स द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। एंड यंग लाइफ्स कंटिन्यू टू बी लॉस्ट, और जो यंग लाइफ्स है इट मीन जो सोल्जर सैनिकों की लाइफ है वो कंटिन्यू लॉस्ट होती रही, कंटिन्यू लोग मरते रहे। द पोइट पोर्ट्रेज, पोइट व्याख्या करते हैं द हॉरिफिक फेस ऑफ द वॉर, कैसे भयावह फेस मतलब दिखाते हैं वॉर का, युद्ध का। वेयर जहाँ पीपल टेक इच अदर लाइफ विदाउट गेटिंग टू नो द रियल रीजन, जहाँ पे लोग एक दूसरे का जान लेते हैं, सैनिक एक दूसरे की जान लेते हैं बिना रियल रीजन जाने, वास्तविक रीजन जाने कि युद्ध का रीजन क्या है। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है मेनली युद्ध के बारे में है, युद्ध से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके बारे में। तो कोई भी युद्ध वाला जो पोएम आता है, वॉर वाला पोएम आता है, उसमें ये नीचे वाला सेक्शन आप यूज कर सकते हो। अब हम लोग 2020 की बात करते हैं। 2020 का पोइट्री वाला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहला जो है 2020 में वो आया हुआ है एंड आई दाउ टू द एल्बेट्रस, ऐसे करके लाइन शुरू है। तो उसको जो लिखना है ऐसे लिखना है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम D.H. लॉरेंस फेमस पोएम स्नेक से ली गई है। दिस पोएम, ये जो कविता है, डिस्क्राइब ए स्पीकर वेरियस इंट्रैक्शन, यह पोएम जो है व्याख्या करती है वेरियस इट मीन्स विभिन्न, कई इंट्रैक्शन विथ स्नेक। तो स्नेक के साथ जब पोइट आमने सामने होते हैं ना तो पोइट के मन में विचार क्या चल रहा होता है उस चीज को व्याख्या करती है ये कविता। दैट कम टू ड्रिंक एट हिज वाटर थ्रो, थ्रो इट मीन्स क्या हो जाता है ना, जिसे जानवर पानी पीते हैं या खाना खाते हैं। तो स्नेक जब उनके घर आया था, स्पीकर के घर पानी पीने, तो जब पोइट का उससे इंट्रैक्शन हो जाता है, आमने सामने हो जाते हैं पोएट और स्नेक, तो पोएट के मन में क्या क्या विचार आता है ना, मेनली इसी पे ये पोएम बेस्ड है। इट इज ए 19 स्टांजा पोएम, या 19 स्टांजे की पोएम है। एंड दे ऑल रिटन इन फ्री वर्स, और ये सारी जो है ना फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है, मतलब किसी रिदम को, किसी पैटर्न को इस पोएम को लिखते टाइम फॉलो नहीं किया गया है। दिस पोएम वॉज प्रोबेबली रिटन इन 1920 में पोएम को लिखा गया एंड द पब्लिश्ड इन 1923 में पब्लिश करवाया गया एज पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड बर्ड्स बीस्ट एंड नाम का पोएट्री का कलेक्शन था। पोएट्री का कलेक्शन इट मींस इसमें ढेर सारी कविताएं हों, तो उसी पोएट्री के कलेक्शन में इस पोएम को 1923 में पब्लिश करवाया गया। अब आगे है स्नेक कविता जो है D.H. लॉरेंस की स्नेक कविता, काफी लंबी है, 19 स्टांजा की है, तो वैसे तो छोटा छोटा स्टांजा है तो काफी बट फिर भी 2-3 पेज की कविता है। 12th में थी शायद ये कविता इंग्लिश में। अगर आपको स्नेक पोएम से कविता आ जाए, स्नेक पोएम से लाइन दे दिया जाए, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड वाला पैराग्राफ बिल्कुल आप सेम रख सकते हो, ठीक है, और एट द एंड आखिरी वाला पैराग्राफ जो हम लिख रखे हैं वो भी आप सेम रख सकते हो अगर लाइन आपको स्नेक वाले पोएम से आ जाए। फर्स्ट पैराग्राफ को अब हम लोग समझ चुके हैं, सेकेंड पैराग्राफ को समझेंगे। D.H. लॉरेंस द पोएट ऑफ दिस पोएम इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मतलब जो D.H. लॉरेंस है जो पोएट है इस कविता के, वो जाने जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावकारी राइटर के रूप में ऑफ द 20th सेंचुरी के। लॉरेंस पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, ढेर सारा नॉवेल लिख रखी है, अपने नॉवेल्स के लिए मेनली बहुत फेमस थे लॉरेंस। एंड पोएट्री वॉल्यूम्स, और पोएट्री वॉल्यूम्स इट मीन्स कविताओं का संग्रह भी लिख रखे हैं इन हिज लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में। अब ये वाला जो लाइन है, वो जो लाइन लिखा हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन है।
थ्रू दिस लाइन्स, इस लाइन्स के जरिए द स्पीकर सोज, स्पीकर हम लोग को दिखाते हैं रिग्रेट, एक पछतावा दिखाते हैं आफ्टर किलिंग द स्नेक, मतलब स्नेक जो पोएट के घर में पानी पीने आया था तो कभी उसको मार दिए, और उसको मारने के बाद जो कभी को रिग्रेट फील हो रहा था उस चीज की व्याख्या करते हैं इन लाइन्स के थ्रू। द स्पीकर डिस्क्राइब, स्पीकर व्याख्या करते हैं हाउ ही वॉज फिल्ड विथ रिग्रेट, कि कैसे वो रिग्रेट से, पछतावा से भरे पड़े हैं, दैट ही हैड एक्टेड इन सच ए क्रूएल एंड पिटी वे, कि कैसे वो एक निर्दयता पूर्वक एक्ट किए, एंड पिटी वे इट मीन्स एक छोटा काम कर दिया, विद द स्नेक, स्नेक के साथ, इट मीन स्नेक को मार के, उनको लगता है कितना वो बुरा, क्रूएल, निर्दयी वाला काम किए। ही हेटेड हिमसेल्फ, वो खुद से घृणा करते हैं, एंड द एजुकेशन, और इस शिक्षा से, दैट हैड अर्जेड हिम टू एक्ट इन सच मैनर, जो उनको सिखाता है कि इस तरीके से बिहेव करो, उस शिक्षा से भी पोएट घृणा करते हैं। द स्पीकर फेल्ट, स्पीकर को ऐसा लगता है, लाइक द एनिशियंट मार्नर, मतलब यहाँ पे पोएट ना एनिशियंट मार्नर एक पोयम है कि फ्रॉम कॉलरीज, कॉलरीज पोयम ऑफ द नेम एलाबेट्रिस, तो वहां पे पोएट क्या करते हैं ना, स्नेक को कंपेयर करते हैं एलाबेट्रिस से, एंड एलाबेट्रिस किससे लिया गया है, एस.टी. कॉलरिज की फेमस पोएम एनिशियंट मार्नर में भी एस.टी. कॉलरिज जो है एलाबेट्रिस नाम के बर्ड का यूज किए हुए हैं, तो एलाबेट्रिस से कंपेयर करते हैं पोएट किसको, स्नेक को। एनिशियंट मार्नर हैड किल्ड द एलाबेट्रिस, तो उस पोएम में क्या होता है ना, एनिशियंट मार्नर भी जो है ना एलाबेट्रिस को मार देता है फॉर नो रीजन, बिना कोई रीजन के, जैसे सांप को पोएट मार दिए डी.एच. लॉरेंस, उसी तरह है ना एलाबेट्रिस को भी एनिशियंट मार देता है बिना कोई रीजन के, एंड ही विश द स्नेक वुड कम बैक, और वो चाहते हैं, मतलब जो पोएट है वो चाह रहे हैं, स्पीकर जो है वो चाह रहे हैं कि सांप फिर से क्या आ जाए, वापस आ जाए टू द ट्रू, फिर से ट्रू, इट मीन्स हम बोल सकते हैं वही पानी पीने वाला जो कंटेनर है, पात्र है, बर्तन है, तो उसमें उसके लिए फिर से पोएट चाह रहे हैं कि सांप वापस आ जाए वंस अगेन, दोबारा। द स्पीकर सेज, स्पीकर कहते हैं दैट द स्नेक शुड हैव बीन ए किंग, हो सकता है कि वह एक राजा होगा, दाउ हिज प्लेस वॉज बीनेथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और वो कहते हैं कि उसका जो जगह है, स्थान है, वो अर्थ के सर्फेस के बीनेथ, इट मीन्स नीचे है ना, अर्थ के नीचे सांप रहता है। इट हैड नॉट बी क्राउन देयर, हो सकता है कि वहां पे उसको क्राउन, इट मीन्स राजा भी नहीं बनाया गया होगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है मेनली ली गई है वही स्नेक पोएम से, जिसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आखिरी वाला सेक्शन, जो कि आपको कोई भी लाइन आ जाए स्नेक से तो आप सेम लिख सकते हो, तो वो है द स्पीकर अक्यूजेस, स्पीकर क्या करते हैं ना, अक्यूज इट मीन्स आरोप लगाते हैं, गलत ठहराते हैं, ह्यूमन एजुकेशन, इंसान की शिक्षा को, थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए। ही थिंक्स, वह सोचते हैं, एजुकेशन टीचेज हिम टू हेट एंड किल द स्नेक, की एजुकेशन ने हमको सिखाया है कि सांप को मार दो या फिर सांप से घृणा करो, क्योंकि हम लोग जैसे ही सांप को देखते हैं तो हमारे मन में ना सांप के प्रति जो भी छवि आती है, जो भी दृश्य आता है, कैसा डर वाला भावना आता है, तो ये डर हम लोग को बचपन से तो नहीं था, जैसे जैसे हम लोग को शिक्षा मिली, सांप के बारे में पता चला, तो एजुकेशन हम लोग को सिखाया ना कि सांप से घृणा करो, सांप सामने आए तो तुरंत रिएक्ट करो, डर लग जाता है, तो इसी डर में पोएट भी मार दिए। तो वो पोएट है ना बाद में क्या करते हैं, खुद से घृणा करते हैं, इस एजुकेशन सिस्टम से घृणा करते हैं कि जो उनको सिखाता है कि सांप को मार देना चाहिए। द पोएट फोर्सेस ह्यूमन बींग्स, पोएट जो है ह्यूमन बींग्स इट मीन्स इंसान को, मनुष्य को फोर्स करते हैं टू लिसन टू द वॉइस ऑफ इंट्यूशन, कि इंसान जो है अपने अंतरात्मा की आवाज, अंतर ज्ञान करे, अंदर की आवाज सुने, ठीक है, जैसे पोएट बिना सुने रिएक्ट कर दिए थे। अब आगे जो लाइन है वो 2020 का ही है, जो कि आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड ऐसे करके शुरू होगा और स्पॉइल्ड ऐसे करके एंड होगा। 2020 का पोएट्री वाला सेक्शन है ये भी, इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वो है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्ट्रेंज मीटिंग, ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, स्ट्रेंज मीटिंग से ली गई है, विच हैज बीन रिटन बाय विल्फ्रेड ओवन, जिसको कि विल्फ्रेड ओवन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग पोएट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वो लीडिंग पोएट थे। इट वॉज रिटन इन ईयर 1918 में लिखा गया और 1919 में पब्लिश करवाया गया आफ्टर अवंस डेथ, अवन की डेथ के बाद। हम पहले ये बताया ना कि अवन की सारी कविताएं जो अवन के डेथ के बाद ही पब्लिश करवाई गई। इन दिस पोएम अवंस डिस्क्राइब्स, इस पोएम में अवन जो है डिस्क्राइब करते हैं हॉरर ऑफ वॉर, वॉर की भयानकता को डिस्क्राइब करते हैं, एंड इट्स फ्यूटिलिटी, इसकी निरर्थकता या व्यर्थता को डिस्क्राइब करते हैं। द स्पीकर इज ए सोल्जर, स्पीकर खुद एक सैनिक है, हु डाइज इन वॉर, जो कि वॉर में मर जाते हैं, एंड एंटर्स द हेल, और हेल में इट मीन्स नर्क में प्रवेश करते हैं। वैन ही एंटर्स द हेल, और जब वे नर्क में प्रवेश करते हैं, ही इज शॉक टू सी द मैनी सोल्जर्स, वो बहुत सारे सोल्जर्स सैनिकों को देख के शॉक हो जाते हैं। ग्रोनिंग की, बहुत सारे सैनिक को देखते हैं कि ग्रोनिंग इट मीन्स वो दर्द से करा रहे हैं, एंड स्लीपिंग इन द हेल, और हेल में सोए हुए हैं, नर्क में सोए हुए हैं, ठीक है। अब ये सेकेंड स्टांजा जो हम लिखे हैं सेम एज 2018 बी एक्सप्लेनेशन, 2018 बी में आपको क्या है ना आया हुआ एक्सप्लेनेशन अवन का कहीं पोएम का, ये वाला सेक्शन आपको इसमें सेम लिखना है। तो बस ये हम एक्सप्लेन नहीं किए, दोबारा बस लिख दें कि आपको ये सेम लिखना है। अब इसी का आगे देखते हैं, इस लाइन को अब एक्सप्लेन किए हैं आगे।
इन दिस लाइन्स, इस लाइन्स के जरिए द पोएट सोज अस, पोएट हमें दिखाते हैं, रिग्रेट द डेड सोल्जर फील्स इन फॉर ऑल दैट वॉज लिफ्ट अंडन ऑन द अर्थ। तो ये इस लाइन्स के थ्रू है ना पोएट हम लोग को दिखाते हैं कि कैसे जो डेड सोल्जर जो है, मरा हुआ जो सोल्जर है, सैनिक है, वो रिग्रेट फील करता है, पछतावा फील करता है, जो कि क्या होता है ना, लिफ्ट अंडन, जो कि अधूरा रह गया अर्थ पे, ठीक है, पृथ्वी पे जो सोल्जर मर जाता है तो बहुत कुछ उसके लाइफ में अधूरा रह जाता है ना, तो उसी चीज का पछतावा व्यक्त करते हैं। द ट्रूथ अबाउट वॉर हैज टू बी अटर्ड नाउ, अब जो सच्चाई है वॉर की, युद्ध की, वो अब उन लोग के सामने है। द ट्रूथ इज दैट, और सच्चाई यह है कि वॉर इज ए टोटल वेस्ट, कि वॉर बिल्कुल वेस्ट है। दैट इज द डिस्टिल्ड ट्रूथ, या एक डिस्टिल्ड, इट मीन्स आशुद्ध सत्य है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं शुद्ध सत्य है। नॉट ओनली आर लाइफ लॉस, सिर्फ इसमें जीवन ही की क्षति नहीं होती, द लैंड एंड एवरीथिंग ऑन इट इज रूइंड, लैंड मतलब जमीन भी, जहाँ युद्ध की जाती है वो जमीन भी बंद खराब हो जाता है बहुत टाइम के लिए, एंड एवरीथिंग ऑन इट इज रूइंड, और बहुत सारा चीज़ जो है युद्ध के साथ बर्बाद हो जाता है, कई जिंदगियाँ, कई देश बिखर जाते हैं, उनका इकोनॉमिक सिस्टम सब कुछ बिखर के रह जाता है। इवन वैन सोल्जर हैव नॉट बीन वुंडेड, और जो सोल्जर हैव नॉट बीन वुंडेड, जो घायल नहीं होते, युद्ध में मारे नहीं जाते, दे हैव सफर्ड ट्रॉमा, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो युद्ध किए हुए हो और युद्ध से बच गए हों। देन ही मिट्स द डेड सोल्जर, वो फिर आगे जो है स्पीकर, वो मरे हुए सोल्जर से मिलते हैं। दैट ही वॉज मैन, जो कि वह आदमी था, द पोएट किल्ड, जिसको कि पोएट खुद मारे थे युद्ध में, उसी आदमी से पोएट ऊपर जाके हेल में जाके दोबारा मिलते हैं, और वहाँ पे वो लोग थोड़ा फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। अब ये नीचे वाला सेक्शन भी है, सेम फॉर एवरी वॉर पोइट्री, कोई भी वॉर पोइट्री का एक्सप्लेनेशन आ जाए आपको सेम लिखना है, इसको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, यही वाला सेक्शन है। दस द पोएम पावरफुली कन्वे द आर्ग्यूमेंट दैट वॉर इज फ्यूटाइल, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन जो है पोएट्री वाला वो क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग कैंडिडा के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, क्योंकि पेपर 6 में कंफर्म आपको कैंडिडा से एक्सप्लेनेशन आने ही है, तो अगर कैंडिडा से एक्सप्लेनेशन आता है तो उसको कैसे लिखोगे, कैसे उसमें स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ जो है सेम रखोगे, तो वो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो कैंडिडा का जो स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ है उसको ऐसे शुरू करोगे, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जीवी शॉज फेमस प्ले कैंडिडा। तो कैंडिडा को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, देखोगे कि किसी वुमेन के बारे में या फिर मार्चबैंक, मॉरल, किसी का नाम मिल जाए ना, तो आप वो पढ़ के वैसे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैंडिडा से ली गई है। दोनों एक्सप्लेनेशन जो दिया रहेगा ना, तो उस दोनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाए कि ये कैंडिडा से कंफर्म लिया गया, इसमें वुमेन के बारे में, ये लाइन कैंडिडा के बारे में या मार्चबैंक के बारे में, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। बस उस लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आप स्टोरी पढ़ रखे हो कैंडिडा की। तो शुरू करते हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन शुरू करना है आपको, कैंडिडा से एक्सप्लेनेशन आने पे कैसे लिखना है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जीवी शॉ फेमस प्ले कैंडिडा से ली गई है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 एक्ट्स, इसको 3 एक्ट में बांटा गया है। इट स्टार्ट्स इन मॉर्निंग एंड एंड्स ऑन द नाइट ऑफ द सेम डे। ये प्ले जो है पूरे एक दिन की कहानी है, ठीक है, शुरू होती है मॉर्निंग से और रात तक प्ले खत्म भी हो जाता है। इट बिलोंग्स टू द प्लीजेंट प्ले, ये प्लीजेंट प्ले से बिलोंग करता है। जीबी शॉ जो है ना, वो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट प्ले का कलेक्शन लिख रखे हैं, तो उसमें प्लीजेंट प्ले से ये बिलोंग करता है। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन कलेक्शन प्लेज प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। तो इसको कलेक्शन जो है, प्लेज का कलेक्शन है, समूह है जिसमें ढेर सारा प्लेज पब्लिश करवाया गया, तो उसी प्लेज के कलेक्शन प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट में इसको पब्लिश करवाया गया इन 1898 में। एक्चुअली द प्ले कैंडिडा वाज रिटन इन 1895। एक्चुअली जो है प्ले को 1895 में लिखा गया था। इट इज़ अ वेरी इमोशनल प्ले, काफ़ी इमोशनल प्ले है। हैविंग द कैरेक्टर्स रियल टू लाइफ, और जो कैरेक्टर्स लिया गया वो रियल लाइफ से लिए गए हैं। कैंडिडा इज द नेम ऑफ सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले। प्ले का जो सेंट्रल फिगर, इट मीन्स मेन कैरेक्टर है, उसका नाम ही कैंडिडा है। द मेजर कैरेक्टर ऑफ प्लेज आर कैंडिडा, मॉरल एंड मार्चबैंक्स। मेजर जो कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर प्ले का, वो ये तीनों है, कैंडिडा, मार्चबैंक्स और मॉरल। मॉरल इज द कैंडिडाज हस्बैंड, और मॉरल जो है वो कैंडिडा का हस्बैंड है। अब आगे है, जीबी शॉ वॉज वन ऑफ द रिनॉन्ड एंड वाइडली अक्लेम्ड ड्रामाटिस्ट। जीबी शॉ जो है, रिनॉन्ड इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं प्रसिद्ध, एंड वाइडली अक्लेम्ड। वाइडली अक्लेम्ड इट मीन्स जिनको ना पूरे वर्ल्ड में अक्लेम्ड इट मीन्स प्रशंसा मिलती है ड्रामाटिस्ट के रूप में। इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड के ड्रामाटिस्ट के रूप में। ही हैज़ रिटन फेमस प्ले एमंग विच, वो बहुत सारा फेमस प्ले लिख रखे हैं, जिनमें से कैंडिडा इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फ्लॉलेस, जिसको कि कैंडिडा को सबसे ब्यूटीफुल और फ्लॉलेस इट मीन्स दोष रहित प्ले माना जाता है। काफ़ी अच्छा प्ले है, काफ़ी फेमस प्ले है। तो ये वाला सेक्शन आपको कैंडिडा से अगर आता है एक्सप्लेनेशन और आपको समझ में आ गया कि ये लाइन कैंडिडा से दी हुई है, तो ये वाला सेक्शन जो है आप बिल्कुल सेम रखोगे। अब
बीच वाला सेक्शन जो है यहाँ पे आपको 8-10 लाइन खुद से सोच के लिखना पड़ेगा। मोस्टली बहुत कम चांस होता है कि कैंडिडा वाला एक्सप्लेनेशन रिपीट करेगा, बहुत कम, मतलब 20 या 30% चांसेस होता है कि कैंडिडा वाला एक्सप्लेनेशन जो है आपको प्रीवियस ईयर से रिपीट कर दे 2-3 साल से। अब आगे है जो एंड वाला स्टांजा, जो कि आप फिर से सेम लिखोगे, कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए आपको कैंडिडा से, तो आखिरी वाला सेक्शन जो आपको सेम लिखना है हर के लिए वो है 10। इस प्रकार द प्ले एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। प्ले जो है व्याख्या करता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के संबंध को इन द लेट विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा जो था, विक्टोरियन जो पीरियड था, उसके आखिरी टाइम में कैसा संबंध होता था एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच, उस चीज को डिस्क्राइब करता है ये प्ले। इट इज ए लव ट्रायंगल, यह एक लव ट्रायंगल है बिटवीन कैंडिडा, जेम्स मॉरल एंड यूजीन मार्चबैंक्स के बीच में। द प्लॉट्स, और जो प्लॉट्स है, कहानी है, रिवॉल्व्स अराउंड कैंडिडाज डिसीजन, वो कैंडिडाज के डिसीजन के इर्द गिर्द घूमती है। टू चूज बिटवीन, कि वह किसको चूज करेगी, मिस्टर मॉरल हर हस्बैंड, कि वो अपने मिस्टर मॉरल जो है उनके हस्बैंड को चूज करेगी, या मार्चबैंक्स हर लवर, या फिर अपने लवर को चूज करेगी मार्चबैंक्स को। तो मेन इसी डिसीजन के चारों ओर जो ये कहानी घूमती है और इसी डिसीजन पे कहानी डिपेंड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडिडा वाला एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग ए पैसेज टू इंडिया का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, 2020 का है, तो कैसे लिखना है, जिसका कि स्टार्टिंग का सेक्शन आपको सेम रखना है, पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया में मेनली क्या होता है ना, उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको अंग्रेजों के बारे में सुनने को मिलेगा, तो या फिर आपको कोई कैरेक्टर का नाम मिल जाए बीच के लाइन में, तो आप समझ जाओगे कि ये पैसेज टू इंडिया से लिया गया है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं पैसेज टू इंडिया के एक्सप्लेनेशन को। दिस लाइन्स हैव बीन, ये सेम रहेगा, अगर आपको ये पैसेज टू इंडिया का एक्सप्लेनेशन आता है तो सारे एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ तक वाला सेक्शन सेम रहेगा। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम E.M. फोस्टर फेमस नॉवेल पैसेज टू इंडिया। इट कंसर्न्स द रिलेशन, यह कंसर्न इट में एक प्रसंग है, एक कहानी है, द रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लिश एंड द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो किसके बीच की कहानी है, इंग्लिश, इट मीन्स इंग्लैंड के लोग, जो कि अंग्रेज जो शासन करते थे इंडिया पे, उनकी कहानी है। और द नेटिव पॉपुलेशन, नेटिव इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग नेटिव लोग हैं, देसी लोग हैं, मतलब अपने कंट्री के लोग हैं, तो उनकी कहानी है, इंडिया के दोनों के बीच की कहानी है, नेटिव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और अंग्रेजों के बीच की। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इट मीन्स अंग्रेजों के शासन के दौरान की कहानी है, इन विच, जिसमें कि ब्रिटेन रूल्ड इंडिया, जिसमें कि क्या होता है ना कि ब्रिटेन इट मीन्स जो अंग्रेज लोग थे वो इंडियन पे शासन करते थे। फॉस्टर स्टार्टेड राइटिंग ए पैसेज टू इंडिया, फॉस्टर जो है इस प्ले को, इस नॉवेल को लिखना शुरू किए इन 1913 में, जस्ट आफ्टर हिज फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया। जब वो पहली बार इंडिया विजिट करने आए ना, तो तभी इस नॉवेल को लिखना शुरू किए फॉस्टर। इट वॉज पब्लिश इन 1924, इस नॉवेल को 1924 में पब्लिश करवाया गया था। इट वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 100 बेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसको इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ, मतलब अगर 100 वर्क्स की लिस्ट में रखा गया है इस बुक को, काफी फेमस बुक थी। द थीम ऑफ द बुक इज, और जो थीम है बुक का विषय है वो है नन सुपरफिशियल रिलेशन। नन सुपरफिशियल रिलेशन इट मीन्स बोल सकते हैं गैर सतही संबंध ऑफ द इंडियंस एंड द इंग्लिश, की कैसा गैर सतही संबंध था इंडियंस, मतलब कैसा संबंध था इंडियंस और इंग्लिश के बीच में, इंग्लिश इट मीन्स अंग्रेजों के बीच में। अब आगे है थोड़ा ऑथर के बारे में, जो कि आप सेम लिख सकते हो। The author of A Passage to India, A Passage to India जो author है E.M. Forster was known as the greatest essayist, short story writer, critic and social reformer of modern British literature। modern British literature के महान essayist, short story writer, social reformer, समाज सुधारक होता है, social reformer it means के रूप में जाने जाते थे E.M. Forster। और फिर से वही बीच वाला सेक्शन जो कि आपको हर स्टांजा के लिए, हर जो लाइन दे दे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके लिए अलग रखना है। और सबसे फिर आखिरी वाला सेक्शन जो कि आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए कोई, तो आखिरी वाला सेक्शन सेम रखना है, ए पैसेज टू इंडिया का आ जाए तो। 10 इस प्रकार इन दिस नॉवल, इस नॉवल में E.M. फोस्टर शोज अस, हम लोग को दिखाते हैं द क्लेश ऑफ कल्चर्स, कल्चर्स के क्लेश, एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं कल्चर्स के संघर्ष को दिखाते हैं बिटवीन हिंदू मुस्लिम एंड डिफरेंट रिलीजन, हिंदू मुस्लिम और भी दूसरे रिलीजन धर्मों के बीच के क्लेश को दिखाते हैं, संघर्ष को। इट शोज, यह हमें दिखाता है हाउ इंडियंस की, कैसे भारतीय, ब्रिटिश, अंग्रेज एंड मुस्लिम इन इंडिया गेट अलोंग, कैसे एक साथ थे, हाउ दे लिव, कैसे वे लोग रहते थे, हाउ दे बिलीव, और किस चीज में वे लोग कैसे विश्वास करते थे, किस चीज को मानते थे, इन सब चीज पे ये नॉवेल है। अब आगे इट एक्सप्लोर्स कॉलोनियल टेंशन, एक अंग्रेजों के टाइम का एक टेंशन को भी ये एक्सप्लोर करता है, व्याख्या करता है, बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया, जो कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में थी, विच वॉज स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल, जो कि अभी भी ब्रिटिश रूल के अंदर था एट द टाइम फॉस्टर रोट इट। इट मीन्स जिस टाइम फॉस्टर इस नॉवेल को लिख रहे थे तब तक जो है
इंडिया जो है अंग्रेजों के अंडर था, तो उसी चीज़ के टेंशन को, उसी चीज़ को एक्सप्रेस किया गया इस नॉवेल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए आप कैंडिडा का ये स्टार्टिंग वाला सेक्शन याद कर लो, रट लो। कैंडिडा का कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए लिख देना, और आखिरी वाला सेक्शन ये पैसेज टू इंडिया के लिए भी आपको सेम वही करना है। स्टार्टिंग वाला सेक्शन रट लो और एंड वाला सेक्शन रट लो, कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए सेम लिख देना। बस बीच का 8-10 लाइन आपको थ्रू दिस लाइन्स करके अपने से खुद से लिखना होगा। अगर हम लास्ट 2 ईयर के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो किससे आया, पोइट्री वाला तो आपको हम बता दिए कि जिससे भी आया था। 2018 के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पहला एक्सप्लेनेशन जो बी का है वो ए पैसेज टू इंडिया से आया, जो कि ट्रूथ इज नॉट ट्रूथ ऐसे करके शुरू है। और व्हाट आई बिलीव से आया। सेकेंड एक्सप्लेनेशन इफ आई हैड टू चूज बिट्रे माई कंट्री ऐसा करके लाइन है, वो व्हाट आई बिलीव से आया हुआ है। और व्हाट आई बिलीव वाला एक्सप्लेनेशन करना है ना, ये 2018 और 20 शायद दोनों में आया है। तो ये वाला व्हाट आई बिलीव का ना पीडीएफ हम ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम में। तो बी में ही 2 एक्सप्लेनेशन है, एक ए पैसेज टू इंडिया से, एक व्हाट आई बिलीव से, और सी का एक्सप्लेनेशन मोस्टली कैंडिडा से है। और 2020 की बात करें तो 2020 में जो है पहला एक्सप्लेनेशन बी, मतलब पहला पोइट्री वाला एक्सप्लेनेशन हुआ जो कि एक्सप्लेन किए। बी का एक्सप्लेनेशन आपको दोनों कैंडिडा से दिया हुआ है। सी में फिर से पहला एक्सप्लेनेशन व्हाट आई बिलीव से और एक एक्सप्लेनेशन ए पैसेज टू इंडिया से आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको हम क्लियर कर दिए कैसे एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो वीडियो खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।